गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एज वेल एज उसी के साथ हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। अब साइटोप्लाज्म में जिस तरह से मैंने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह वेसिकल्स, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसमें से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, इन दोनों को पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है ये पता होना चाहिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी एपरेटस और द गोल्जी बॉडी, तीनों एक ही के नाम हैं। या तो हम लोग उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या हम उसको गोल्जी एपरेटस बोलेंगे, या फिर गोल्जी बॉडी करके हम लोग उसको बोलेंगे। वेरियस टर्म्स आर यूज टू डिनोट दिस असेंबली। असेंबली मतलब क्या, जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी एक चीज़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं असेंबली। मैन्युफैक्चरिंग कम पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्टिंग यूनिट ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब क्या कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन एंड द सैक कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी का डायमीटर कैसा होता है, सिस्टर्नी का डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अ सेल may have the few or the several cisternae depend on its function। अब सिस्टर्नी क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोगों को एक वेसिकल दिख रहा है, वेसिकल फ्रॉम ईआर। उसी के बाजू में हम लोगों को कोई तो भी वी शेप के इस तरह के लंबे लंबे क्या दिख रहे हैं, स्टैक दिख रहे हैं। स्टैक मतलब बंच। तो ये जो बंच है वो किसका बना है, ये बंच है वो बना होता है हमारे सिस्टर्नी से। तो यहाँ पे जो हम लोगों को लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें मतलब ही होती हैं हमारी सिस्टर्नी। तो इसका डायमीटर कितना बोला, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अ सेल में हैव फ्यू और द सेवरल सिस्टर्नी, कितने भी सिस्टर्नी रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। उस पर्टिकुलर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है, किस बॉडी में वो प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी नंबर्स ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट रहेंगी। द थिकनेस एंड द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी सैक डिफर फ्रॉम ईच अदर। द गोल्जी सैक shows the specific orientation in the cell and each cisternae has forming the cis phase and the trans phase। अब हम लोग जब डायग्राम की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को डायग्राम के ऊपर के हिस्से की तरफ हम लोगों को दिख रहा है सीस फेज, और नीचे की तरफ हम लोगों को दिख रहा है ट्रांस फेज। अब ये सीस फेज क्या है और ट्रांस फेज क्या है वो हम लोग देखते हैं। सीस फेज मतलब क्या है, एक फॉर्मिंग फेज है। हम लोगों को यहाँ पे जो भी सिस्टर्नी दिख रही है ये छोटी छोटी दिख रही है, क्यों, क्योंकि वो अभी भी प्रिपरेशन करने, मतलब वो अभी भी फॉर्म हो रही हैं, तो धीरे धीरे वो बड़ी होंगी। तो जो भी सीज फेज रहेंगे हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, ये सीज फेज फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स कही जाती हैं। उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रांस फेज दिख रहा है। ट्रांस फेज में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारे सिस्टर्नीज हैं, ये सिस्टर्नीज साइज में बड़ी हैं, लंबी चौड़ी हैं। क्यों ये लंबी चौड़ी है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट अभी हो चुका है, मतलब ये मैच्योर्ड है। तो जो हमारा सीज फेज रहेगा वो सीज फेज को हम लोग बोलेंगे हमेशा फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जो ट्रांस फेज है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फेज। अब इसको मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका फंक्शन क्या होता है और ये क्या क्या होता है। इसके बिल्कुल बाजू में हम लोगों को वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ईआर दिखाई दे रहे हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े हम लोगों को यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में दिख रहे हैं, तो उसे हमने बोला है वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी तक जा सकते हैं, इसका मतलब क्या कि दोनों जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी बॉडीज हैं, इनका लोकेशन एक दूसरे के आजू बाजू में होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पास पास में होगा। इसीलिए उसके वेसिकल्स इसके हम लोगों को आजू बाजू में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो बॉडी है वो कहाँ पर रहेगी, ये रहेगी बिसाइड द एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। अब यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया है कि ये क्या है। अब जो गोल्जी बॉडी होती है, ये गोल्जी बॉडी दो हिस्सों में मानी जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडीज आर यूजुअली लोकेटेड नियर द endoplasmic reticulum. Modified and condensed secretion leaves the Golgi through the trans phase again to the membrane bound vesicles. मतलब ये जो भी वेसिकल्स हैं या फिर सिक्रेशन है, ये सिक्रेशन छोटे छोटे हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, उसके ट्रांस फेज में छोटे छोटे टुकड़े से दिख रहे हैं। ये क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी बॉडीज जो भी है ये फंक्शन प्ले करती है टू टाइप्स का। मॉडिफिकेशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब क्या करती है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेशन करता है उसको वो मॉडिफाई करती है, एज वेल एज खुद के कुछ सिक्रेशंस को वो प्रोड्यूस करती है। मतलब इसका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ द ओन सिक्रेशन। Cisternae contain the specific enzymes from the specific function. Refining the product takes place in the order manner. For example, the glycolipids and the glycoproteins that are brought from the endoplasmic reticulum lose a certain sugar and remains other, thus a forming variety of the प्रोडक्ट। अब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितना भी शुगर आ रहा है या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको वो क्या करती है, एक नए प्रोडक्ट में फॉर्म करती हैं। तो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है इसके, कि ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, इसके कौन कौन से फेजेस हैं। तो हमने क्या देखा, जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी के दो फेजेस होते हैं। कौन से, ट्रांस फेज और एक होता है दूसरा हमारा सीज फेज। सीज फेज मतलब जहाँ पर डेवलपमेंट अभी भी सिस्टर्नी का शुरू है, और ट्रांस फेज मतलब ऐसा फेज जो अभी मैच्योर हो चुका है। इसी के पास में हम लोगों को वेसिकल्स दिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसका मतलब क्या, कि हमारा लोकेशन कहाँ पे है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बिसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर इसका फंक्शन हमने देखा, फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स ओन सिक्रेशन, मतलब ये क्या करती है, सिक्रीशन करने में हेल्प करती हैं। गोल्जी बॉडी ऑल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट। गोल्जी बॉडी इन द मेनी प्लांट सेल प्रोड्यूस द नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड लाइक द पेक्टिन। जो भी प्लांट है, प्लांट के सेल में जो भी गोल्जी बॉडी रहेगी वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, मेनी ऑफ द शुगर, मतलब एक शुगर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना रहेगा, उसे हमने बोला है पॉलीसैकेराइड। लाइक द पेक्टिन, पेक्टिन को फॉर्मेशन करने के लिए कौन हेल्प करता है प्लांट सेल में, गोल्जी बॉडी। मैन्युफैक्चरिंग और द मॉडिफाइड ऑल द प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी बॉडी लीव सिस्टर्नी फ्रॉम ट्रांस फेज टू द ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ट्रांस फेज से ही क्यों वो लोकेट हो रहा है, क्यों वो फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक उसकी मैच्योर फेज होती है। तो इस तरह से एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है किसमें, हमारे सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम एक स्पेस होती है जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ एंजाइम्स रहते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं जो हमारे लाइसोसोम में रहते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारे एंजाइम हाइड्रोलेज टाइप के एंजाइम्स रहेंगे, लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज एंड द लाइपेज। जहाँ पर भी हम लोगों को ASES इस तरह का एक एंड मिलता होगा तो हम लोग सोचेंगे कि ये हमारे एंजाइम का नाम है। तो चलिए फिर से हम लोग लाइसोसोम को पढ़ते हैं। Lysosome can be considered as the dismantling and the reconstructing unit of the cell. restructuring मतलब वो एक बार यूज्ड हो जाता है, यूज होने के बाद फिर से फॉर्म होता है। इस तरह का जो साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला है, लाइसोसोम बोला है। These are membrane bound vesicle containing the hydrolytic enzyme. इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। The enzymes in the lysosomes are used by most of the eukaryotic cell to digest the macromolecule. अब ये एंजाइम किसके लिए काम होता है, हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम है, मतलब ये करेंगे डाइजेशन और द ब्रेकडाउन ऑफ द बड़े बड़े वाले मॉलिक्यूल्स। दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत छोटे छोटे रहेंगे, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल बड़े रहेंगे। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ एंजाइम्स लगते हैं, लाइक द हाइड्रोलियस एंजाइम। वो एंजाइम मिलेंगे हम लोगों को वेसिकल लाइसोसोम्स में। ठीक है, अब ये जो लाइसोसोम है इसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम तो है, लेकिन वो कौन कौन से हैं? तो उसमें इंक्लूड होते हैं अमाइलेज, जो अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, अमाइलेज है। उसके बाद प्रोटीएज है, मतलब प्रोटीन को वो डिग्रेड करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। हमारे पेट में हम लोग जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, तो उसमें जो भी प्रोटीन है, लिपिड मॉलिक्यूल है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम्स हम लोगों को लगते हैं। लाइक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज लगेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को लगेंगे लिपिड। These enzymes are in inactive stage and are activated only when the lysosomes come in contact with the another particular organelle to form the hybrid structure. देखिए, अब ये जो एंजाइम है ये हर टाइम में एक्टिव नहीं रहेंगे, ये पहले जो रहेंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। फिर ये एक्टिव कब होंगे? जब उसको कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनेल के साथ वो कॉम्बाइन होगा। लाइक अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है तो प्रोटीएज का कुछ काम है क्या वहाँ पे? नहीं। तो जब उसको प्रोटीन मिलेगा तभी वो एक्टिव होगा और तभी वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अगर मेरे बॉडी में लाइपेज है तो जब तक उसको लिपिड नहीं मिलेगा तब तक वो डाइजेशन नहीं करेगा, तो तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो भी हमारे एंजाइम्स हैं वो एंजाइम तभी एक्टिव फॉर्म में आते हैं जब वहाँ पर उसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनेल मिलता है कांटेक्ट करने के लिए। After the action of the enzyme is over, the lysosome is reformed and reused. अब उसके जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स का फॉर्मेशन तो हो गया, तो उसको अभी क्या करना है, वो डिग्रेड हो गया क्या एंजाइम्स का यूज़ होने के बाद? नहीं, वो रीयूज़ करने के लिए फिर से तैयार करता है एंजाइम्स और फिर से अपनी बॉडी को अच्छी तरह से मेंटेन करता है। लाइसोसोम आर दस फाउंड इन अ वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड कैरी आउट द वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। क्या करता है? बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ग्रीन कलर में डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम है हमारे लाइसोसोम की। इस लाइसोसोम के डायग्राम में हम लोगों को सिर्फ एक आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है और अंदर में कुछ तो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो अंदर जो भी ग्रीन कलर का है उसमें हमारे क्या है, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस बोला है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा लाइसोसोम का। अब जो भी लाइसोसोम है ये पॉलीमॉर्फिक इन नेचर है। पॉलीमॉर्फिक मतलब उसके स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, मतलब वो अलग अलग तरह का दिख सकता है। वी कैन क्लासीफाई लाइसोसोम्स एज अ प्राइमरी लाइसोसोम which are nothing but the membrane bound vesicles in which the enzymes are in active state। जिस लाइसोसोम में एंजाइम जो है वो स्टार्टिंग में इनएक्टिव स्टेज में है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, और सेकेंडरी मतलब क्या, जो भी लाइसोसोम किसी दूसरे एंजाइम के वेसिकल के कांटेक्ट में आके उसको हाइड्रोलाइज करेंगे या फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। दीज आर द लार्जर इन साइज दैन द प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो भी है वो, जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम रहेगा वो स्मॉल स्ट्रक्चर में रहेगा, और हमारा जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लार्ज रहेगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वन। Residual body is vesicle containing undigested remain left over in a heterophagic vesicles after releasing the product of digestion in the cytosol। अब हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होते होते वहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड हैं। अब ये अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल जो है, जो हाइड्रोलेज एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो कहाँ पर जाएंगे? वो जाते हैं हमारे साइटोसोल में, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में। Lysosome are being about the digestion of the cell own organic material like the damaged cell organelle is called as the autophagic vesicle, मतलब suicidal bags उसको हम लोग बोल सकते हैं।
सुसाइडल बैग मतलब वो खुद ही मर जाता है। इस टाइप के सेल को हम लोग बोलेंगे ऑटोफैजिक वेसिकल। An autophagical vesicle essentially consists of the lysosome fused with the membrane-bound old cell or the organic molecule to be recycled। अब ये जो भी ऑटोफेजिक वेसिकल है, जो सुसाइडल बैग उसको हमने बोला था, ये फ्यूज्ड होते हैं कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल से और रिसाइकल होते हैं, फिर से बनते हैं। रिमेंबर, एवरी वीक द ह्यूमन लिवर सेल रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब हमारे जो भी लीवर हैं, इस लीवर में हर एक हफ्ते में, हर एक वीक में क्या होता है, नए टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो रिसाइकल बन के फॉर्म होता है। Lysosome bring about the intracellular and the extracellular digestion. The intracellular digestion is brought about by the autophagic vesicle or the secondary lysosomes, which contain the foreign material brought in by the process like the phagocytosis। phagocytosis मतलब खा लेना। जिस तरह से हमको पता है कि अमीबा है, अमीबा की जैसे बॉडी होती है, अमीबा खुद की बॉडी को इस तरह से बनाता है कि जिसकी वजह से वो उसके फूड मटेरियल को इनगल्फ कर ले, उसके फूड मटेरियल को खा ले, उस टाइप का स्ट्रक्चर वो बनाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एक छोटी डायग्राम दिख रही है लाइसोसोम के नाम से। हमने क्या बोला, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, तो हम लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहे हैं, उसमें से कुछ वेसिकल्स जो है वो गोल्जी बॉडीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसी गोल्जी बॉडीज़ के बाद में आसपास हम लोगों को मिलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक लाइसोसोम जो प्राइमरी है, जो छोटा है, दूसरा लाइसोसोम जो बड़ा है, वो जो है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी को ही हमने क्या बोला है, ऑटोफैजिक लाइसोसोम। तो ये ऑटोफैजिक मतलब वो खुद ही क्या कर रहा है, सुसाइड करता है। दूसरा जो है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फूड वैक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे जो स्मॉलर प्राइमरी लाइसोसोम है वो फूड वैक्यूल के साथ कनेक्ट करता है और ये भी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, जिसकी वजह से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर निकल के जा रहा है। तो इस तरह से फंक्शन होता है हमारे लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम की इतनी सारी थेरीज हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या याद रखेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बाद उसमें कौन से हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग याद रखेंगे कि लाइसोसोम के कितने टाइप्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। फिर हम लोग लिखेंगे कि प्राइमरी जो है वो थोड़े स्मॉलर साइज़ के हैं, सेकेंडरी जो है वो लार्जर साइज़ के हैं। सेकेंडरी क्या करते हैं, प्राइमरी क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो भी एंजाइम्स है वो प्राइमरी सबसे पहले कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेज के होते हैं। वो एक्टिव कब होते हैं, जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर एज वेल एज गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर, जो हमारे पर्टिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आज हमने दो पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाले जो भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।